हाय गाइस, माय नेम इज रणित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 बायोलॉजी। उसमें हमने स्टार्ट कर दी थी आपकी यूनिट जो फर्स्ट थी, द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत। ठीक है, और उसके अंदर हम पढ़ चुके थे सजीव क्या होता है, सजीव के लक्षण क्या है, या फिर जीव क्या होता है या जीव के लक्षण क्या है, ये सब अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता। तो देखिए, इस टॉपिक का मतलब समझिए, जीव जगत में विविधता क्या होती है। भाई आपने देखा होगा आपके आसपास या बहुत सारे जो ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हम आज तो जानते हैं, लेकिन क्या होता है उस टाइम जो पहले के जो व्यक्ति थे वो नहीं जानते थे। भाई आपके पास आज जैसे कि कोई भी जीव मान लेते हैं, जैसे कि आपके पास गाय वगैरह, भैंस होगी, बकरी, हैन, मुर्गी, इन सब जीवों के बारे में आज तो हम जानते हैं, इनके फायदे क्या हैं, इनका कहाँ का उपयोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन को आज पता है। उस टाइम में हम ये नहीं पता था। और इनके अध्ययन कैसे करें, इनके बारे में अगर विवरण देना हो तो कैसे दें। तो जीव जगत में विविधता बहुत है। माने एक जो गूगल कहता है, गूगल क्या कहता है कि पृथ्वी पर लगभग कितने 30 करोड़ सजीव है। 30 करोड़, 30 करोड़ का मतलब समझे आप, यानी कि 30 करोड़ प्रजातियां हैं सजीवों की। और अपन को सिर्फ कितने के आते हैं, 1.7 मिलियन। ये सिर्फ ज्ञात है, यानी कि अभी तक भी भी बहुत सारे ऐसे तत्व, ऐसे सजीव हैं जिन्हें अपन को खोजना बाकी है। ठीक है, तो ये कौन कहता है, गूगल कहता है। चलिए अब बात करते हैं भाई इन सजीवों के जो अध्ययन के बारे में, किस प्रकार से हम करेंगे। देखिए, तो इसके लिए एक ब्रांच आती है टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी। वर्गीकी क्या होती है, टैक्सोनॉमी क्या है भाई, किसी भी जो सजीव है उसकी पहचान करना, किसी भी सजीव को वैज्ञानिक नाम देना और किसी भी सजीव को ग्रुप में बांटना, डिवीजन करना, उसका सजीवों में बांटना। ये चीज क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी। यानी कि टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा हो गई है जिसके अंदर किसी सजीव को पहचाना जाता है, किसी सजीव को वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, किसी सजीव को समूह में बांटा जाता है या किसी ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ये क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी कहलाती है या वर्गीकी कहलाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं टैक्सोनॉमी शब्द आया कहां से, क्या वर्ड है, किस बारे में है, किसने सबसे पहले दिया था। तो देखिए, बात कर रहे हैं टैक्सिस जो होता है, ये लैटिन वर्ड है। तो जितने भी विज्ञान से संबंधित जितने भी नाम है ना, ये सारे के सारे लैटिन या ग्रीक से संबंधित है। तो चलिए बात करते हैं टैक्सिस के बारे में। टैक्सिस का जो मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है टैक्सोनॉमी। एक तो होता है टैक्सिस और एक होता है नॉर्म्स। ये दोनों लैटिन वर्ड है। तो देखिए, टैक्सिस का जो मतलब होता है, ये लैटिन भाषा में मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट, और नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, लो, यानी नियम। यानी कि टैक्सोनॉमी क्या होगी, वह नियम है या एक ऐसा कानून है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी सजीव होगा उसको ऑर्डरली अरेंजमेंट किया जाएगा, यानी कि क्रमबद्ध किया जाएगा, एक सिस्टम के साथ व्यवस्थित किया जाएगा। ये चीज क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी, वर्गीकृत कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषा एक और बार देख लेते हैं इसकी, एक बार और देख लेते हैं कि भैया किसी भी सजीव को पहचानना, उस सजीव का वैज्ञानिक नाम देना और समूह में बांटना। ये किस ब्रांच के अंदर होता है, टैक्सोनॉमी के अंदर। जैसे कि मान लेते हैं इन फ्यूचर आप वैज्ञानिक बन गए, आपने कुछ एक नया सजीव खोज लिया। अब उस सजीव को खोजने के लिए जब आप उसकी पहचान करोगे, पहले तो कि भैया ये सजीव पहले था या नहीं था, कि मुझे नया सजीव मिला है, किस प्रकार से मैंने खोजा है। तो ये जो चीज होगी, ये किसके अंदर स्टडी करोगे आप, टैक्सोनॉमी में। तो आप टैक्सोनॉमी की ब्रांच उठाओगे, उसमें देखोगे इस सजीव के कैरेक्टर किससे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे तो आप पहचान लिया सजीव नया है या नहीं है। फिर आप उसका वैज्ञानिक नाम दोगे, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, टैक्सोनॉमी के अंदर जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उसके आधार पर आप उसका वैज्ञानिक नाम दोगे। फिर उसको ग्रुप में बांटोगे, ग्रुप में किस आधार पर बांटोगे, टैक्सोनॉमी के अंदर। तो जितने भी सारे सजीव होंगे जिनको पहचाने गए हैं, जिनके वैज्ञानिक नामकरण किए गए हैं, या फिर उन्हें सजीवों में बांटा गया है, ये सब किसके अंदर हो रहा है, टैक्सोनॉमी के अंदर। चलिए बात करें, ये तो मतलब आया है, टैक्सोनॉमी का मतलब समझ में आया। अब बात करते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, देखिए सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है टैक्सोनॉमी में, ये किनका रहा है, कैरोलस लिनियस का। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उन किताबों में इन्होंने पादपों का भी, सजीवों, एनिमल्स का भी क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है, उनकी भी क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन किया है, नॉमेनक्लेचर किया है, क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, ये सब काम की वजह से, इन सारे जो कार्यों की वजह से इन्हें फादर ऑफ
टैक्सोनॉमी कहा जाता है। चलिए बात करें। अब सबसे पहले तो ये टैक्सोनॉमी वर्ड आया कहां से? तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड था ये थे एपीडी कॉन्डेले। एपीडी कॉन्डेले, तो ये जो एपीडी कॉन्डेले थे ये एक वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, थ्योरी ऑफ एलिमेंटरीज डी ला बॉटनिक। थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक्स, ये जो बुक लिखी थी, इन बुक में इन्होंने टैक्सोनॉमी जो वर्ड था इसको सबसे पहले प्रपोज किया था, यानी सबसे पहले जो नाम लिया था इन्होंने लिया था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये कुछ टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने जाना, भारी भारी जाना, अभी अंदर नहीं घुसे, अंदर घुसेंगे बहुत जानना बाकी है अभी, तो इसके बारे में, इसके टाइप्स, बहुत सारे प्रकार वगैरह, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, रिलेटेड आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलिए बात कर रहे हैं अपन अब टैक्सोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी। भाई सबसे पहले बात तो ठीक है, सजीव को कोई सजीव मिला, खोज लिया अपन ने, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, खोज लिया, बट उस सजीव का वैज्ञानिक नाम क्यों करें, क्यों डिवीजन करें, उससे क्या फायदा, उस डिवीजन से क्यों जरूरत पड़ी हमें टैक्सोनॉमी की, क्यों एक ब्रांच खड़ी की गई टैक्सोनॉमी की, तो इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे नोमेनकल्चर के बारे में, क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे नोमेनकल्चर के बारे में। तो चलिए बात करते हैं वाई टैक्सोनॉमी, हमें टैक्सोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों इस शाखा को बनाने का पीछे क्या मकसद था, इससे हमें क्या हेल्प होगी टैक्सोनॉमी पढ़ने से। तो देखिए, तो टैक्सोनॉमी पढ़ने से अपने को क्या फायदा, देखिए ये टैक्सोनॉमी ब्रांच क्यों बनाई गई। देखिए क्या होता है कि भैया देखो, जो विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं, उनकी भाषाएं, उनके जो क्षेत्र होते हैं, उनकी बोली भाषा, उनके जो नाम होते हैं, ये भी भिन्न होते हैं। इससे क्या होगा, हमें क्या होती है, परेशानी आती है उन चीजों की स्टडी के बारे में, चीजें समझने के अंदर। जैसे कि बात करें, अगर आप जैसे कि बात करें, मैं एक हिंदी, मैं राजस्थान में रहता हूं और जो मैं हिंदी बोलता हूं, ठीक है, बट अगर मैं जाऊंगा तेलुगु में, तेलुगु या साउथ एरिया की तरफ जाऊंगा, तो मेरे को क्या आसानी होगी चीजें समझने के लिए, अध्ययन के लिए आसानी होगी, नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि मुझे वहां की समझ ही नहीं है, वहां किस प्रकार से सजीवों को जाना जाता है। बट अगर मुझे एक स्टैंडर्ड मान पता होगा तो क्या होगा, मैं वहां की चीजें समझ सकता हूं, मुझे वहां की समझ होगी तो चीजें समझ सकता हूं। क्योंकि जैसे कि बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कि बात करें आम, अगर मुझे पता आम को तेलुगु में क्या कहते हैं, अगर मुझे ये पता है तो मैं वहां किसी से आम ले सकता हूं। जैसे कि मैंने तेलुगु गया और मैंने वहां पर आम खरीदे, आम खरीदने वाला हूं मैं, ठीक है, तो अब मुझे अगर ये पता होगा तेलुगु में आम को क्या कहते हैं, तो मैं आम ले पाऊंगा इजीली, ठीक है। तो इसके लिए मुझे आनी चाहिए तेलुगु। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आनी अपन को बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि बात करें तो वहां की भाषा सीखनी पड़ेगी, ये सारा काम होगा। बट अगर मुझे टैक्सोनॉमी के बारे में पता है, कैसे, जैसे कि बात करें, अगर मुझे जो आम है उसका वैज्ञानिक नाम पता है, तो मैं इजीली क्या कर पाऊंगा, परचेजिंग कर पाऊंगा, किसी भी चीज के बारे में समझ पाऊंगा। यानी कि बात करें तो टैक्सोनॉमी क्या है, भाई टैक्सोनॉमी बनाई इसलिए गई है ताकि आप किसी भी सजीव के बारे में क्या कर सको, आसानी से अध्ययन कर सको, आसानी से जानकारी मिल सके आपको, आपके अध्ययन में सुगमता और सरलता दोनों चीजें आ सके। जैसे कि बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं भाई, जैसे कि एक वैज्ञानिक नाम है आइपोमिया बटाटा, ये एक वैज्ञानिक नाम है। अब बात करें जो इंग्लिश है उसके अंदर कहा जाता है इसे स्वीट पोटैटो, हिंदी जो है इसे कहा जाता है शकरकंद, असम और बंगाल में इसे मीठा आलू कहा जाता है, तेलुगु में कंदमूल कहा जाता है, और जो कन्नड़ होती है उसके अंदर जेंसू, और मराठी में रतालू कहा जाता है। अब देखिए आइपोमिया बटाटा, ठीक है, तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। अब जैसे कि जहां जहां इंग्लिश बोली जाती है वहां तो क्या होगा, स्वीट पोटैटो से काम चल जाएगा। बट अगर कोई इस क्षेत्र का व्यक्ति इन क्षेत्रों में आएगा तो उसके लिए तो समस्या होगी, क्योंकि वो तो बोले जाएगा स्वीट पोटैटो भैया, स्वीट पोटैटो भैया। लेकिन इन क्षेत्रों को थोड़ी पता है कि स्वीट पोटैटो क्या है, इन्हें तो पता है भाई हमारे बातों से कम देंगे, क्या मांग रहा है पागल, ये चीजें होगी। तो इसीलिए क्या किया गया कि जो टैक्सोनॉमी है उसकी स्थापना की गई, एक ब्रांच बनाई गई। इस ब्रांच में क्या होता है, जो भी जो सजीव होता है उसका वैज्ञानिक नाम दे दिया जाता है, एक वैज्ञानिक नाम। अब ये क्या होता है, सर्वमान्य होता है, ये ना कि भारत ना पाकिस्तान, मतलब ये ऑल ओवर वर्ल्ड क्या सेम है। आप कहीं भी चले जाओ, छोटे छोटे गांव से लेकर कस्बे में चले जाओ, अगर आप
ये नाम ही क्या होगा, मान्य होगा। जैसे कि बात करें हम मनुष्य का क्या नाम होता है, हम मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते हैं जो नाम दिए जाते हैं ये टैक्सोनॉमी के अंदर दिए जाते हैं। और जो टैक्सोनॉमी होती है ये इसी चीज को इजी बनाती है कि आपको किसी सजीव की जानकारी मिल सके और जिससे आप उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करो, आपका जो अध्ययन है उस चीज के बारे में ये सरल हो जाए, सुगम हो जाए, आपको ज्यादा जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़े। तो इसीलिए टैक्सोनॉमी की जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि बात कर रहे हैं, एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको कि एग्जांपल 2 है अपने पास। जो सामान्य चिड़िया होती है जो आपने देखा होगा आपके आस या जो पास में, तो उसे भारत में तो कहा जाता है गौरैया, इंग्लैंड में कहा जाता है स्पोरा, अमेरिका में कहा जाता है हॉस्पर्लिंग। अब जैसे कि बात करें भारत में कोई व्यक्ति कहां चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, तो अमेरिका जाएगा तो उसे क्या बोलना पड़ेगा, गोरे से काम चलेगा, उसको बोलना पड़ेगा हॉस्पर्लिंग। ठीक है, और अगर इंग्लैंड जाता है तो उसे क्या बोलना पड़ेगा, स्पोरा। अगर तो ये तो समस्या है कि उसे इतने वर्ड सीखने की जरूरत है, उसे हॉस्पर्लिंग भी बोलना पड़ेगा, स्पोरा। इससे बेटर क्या करा, इससे बेटर कर दिया भैया आपका जो काम चल जाएगा, सामान्य जो चिड़िया है उसका वैज्ञानिक नाम रख देगा एक वैज्ञानिक नाम। इससे क्या हुआ, इससे इजी हो गया कि अब वो एक नाम से ही काम चल जाता है। जैसे कि बात कर रहे थे अपन अपने फर्स्ट एग्जाम्पल में, अब कोई व्यक्ति अब अगर इंग्लैंड जाता है, मान लो वही व्यक्ति हिंदी वाले इलाके में चला गया, वही व्यक्ति अगर असम बंगाल वाले इलाकों में चला गया, तेलुगु वाले इलाकों में चला गया, तो इतने नाम याद रखने पड़ेंगे उससे, एक शब्द के बारे में बात हो रही है। बट अगर वो ये स्टैंडर्ड नाम याद रखता है तो उसका काम इजीली हो जाता है, उस चीज के बारे में उसे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसीलिए टैक्सोनॉमी की स्थापना की गई है कि भैया जो सजीव होते हैं उनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए, उनके अध्ययन को सुगम बनाने के लिए, उनके जो कैरेक्टर्स है अपन को इजीली पता लग जाए, इसलिए टैक्सोनॉमी बहुत जरूरत होती है। इसीलिए एक ब्रांच बनाई गई टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर क्या करते हैं अपन सजीवों को पहचानते हैं, उनके लक्षण देखते हैं, सजीवों का वैज्ञानिक नाम देते हैं और जो है उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये रीजन था कि क्लासिफिकेशन जो नोमेनक्लेचर किया जाता है, वैज्ञानिक नाम देना क्यों जरूरी होता है, क्यों देना जरूरी होता है, एक बार और बात कर लेते हैं इस बारे में। क्या होता है कि भैया भिन्न भिन्न जो क्षेत्र होते हैं उन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न बोली जाती है, भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, और उन भाषाओं में क्या होता है जो भी किसी सजीव का नाम है ये भी भिन्न भिन्न होता है, जिससे क्या होता है जो अध्ययन करने वाला होगा उसको समस्या आ जाएगी, उसे हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हर भाषा के अंदर उस सजीव को क्या कहना, क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए। इससे क्या होता है असमंजस्य और जो कंफ्यूजन वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है। अब इतने सारे नाम याद रखेगा तो आदमी पागल ही हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए क्या कहा गया है, उस सबका एक कर दिया गया है, यानी कि उन सबको एक नाम दे दिया गया है, जिसे अपन वैज्ञानिक नाम कहते हैं। जैसे कि बात कर रहे थे अपन फर्स्ट एग्जांपल में, यही होता है लागू, यही समीकरण लागू हो रही है इसके अंदर भी। आईफोन में बटाटा, अगर किसी व्यक्ति आपको पता है आईफोन में बटाटा क्या है, आप कहीं भी चले जाओ इस दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, आपको क्या पता लग जाएगा, उस चीज के बारे में सारी जानकारी आ जाएगी। तो ये था टैक्सोनॉमी। अब अपन बात करेंगे टैक्सोनॉमी के कौन कौन सी ऐसी तरीके हैं, ऐसे मेथड है जिनके द्वारा सजीव का नाम दिया जाता है। कुछ तरीके तो होंगे जिनके आधार पर सजीव का नाम दिया जाता है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पॉलिनोमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं पॉलिनोमिकल कल्चर के बारे में। तो चलिए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा किसी भी जो सजीव होता है, यानी कि बात करें प्राणी हो सकता है या पेड़ पौधे हो सकते हैं, जिनका अपन नामकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, फिर बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और फिर बात करेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो भैया सबसे पहले जब पेड़ पौधे के नाम, किसी भी सजीव के नाम दिए जाते थे, उसके लिए सबसे पहले अस्तित्व में कौन सी पद्धति आई थी, ये था पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इस पद्धति में क्या करते थे, किसी भी जो सजीव है उसका आपको नाम देना है, तो नाम क्या होता था, उसके बहुत सारे कैरेक्टर लिए जाते थे। बहुत सारे कैरेक्टर लेने से क्या हुआ, अब उन कैरेक्टरों के लिए प्रत्येक के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड भी ढूंढना पड़ता था। जैसे कि बात करें सीडा एक्विटा, ये एक मालवेशी का सदस्य है, इसका ये वर्तमान नाम है इसका, तो बट इसका जो पहले का नेम है, ये नेम है देखिए क्राइसोफिलस पॉलिस ओवेलिस सुपुर्न ग्लेबरस पैरेलल स्टेट्स सुबुटस टोमेंटोस साइंटिटिस। एक बार और कर लेते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं। चलिए क्राइसोफिलस पॉलिस ओवेलिस सुपुर्न ग्लेबरिस पैरेलल स्टेटिस सुबुटस टोमेंटोस साइंटिटिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम था। कब, पहले जब
कौन सी पद्धति से क्या गया था, ये दिया गया था जब पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति से दिया गया था। इस पद्धति में क्या होता है कि भैया किसी भी जो सजीव होता है इसका जब नाम करते हैं अपन, तो नामकरण करते हुए क्या करते हैं, उसके लक्षणों के आधार पर नाम किया जाता है। अब किसी सजीव के लक्षण एक तो होते नहीं, बहुत सारे लक्षण होते हैं। अब उन लक्षणों को किसमें सम्मिलित किया जाता है, उसके नाम में सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए इससे परेशानी, बहुत बड़ी दिक्कत हुई। इससे दिक्कत ये हुई कि पहले तो नाम इतना बड़ा हो, पहले तो सोचो उस नाम के बारे में सारे वर्ड्स, फिर उसको इतना बड़ा नाम दो, फिर उसे याद रखना और मुश्किल। अब मान लेते हैं जैसे कि आम का अपन का पढ़ रहे थे, आम का अपन पढ़ रहे थे मैंजीफेरा इंडिका। अगर आम का इतना बड़ा नाम होता तो क्या आपको याद रहता वो नाम? और इस प्रकार से कितने सारे सजीव हैं इस दुनिया में, किस किस का अपन इतने बड़े नाम याद रखते हैं। तो इसलिए फिर क्या किया गया, बाइनोमियल है, उसके बाद ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो अपन आज की वीडियो के अंदर सिर्फ पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। अगला जो वीडियो होगा अपना, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में होगा। तो एक बार और बात कर लेते हैं लास्ट टाइम, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, जब भी किसी भी सजीव का नाम अपन को देना होता है तो इसका जो नाम लिखा जाता है उसके अंदर क्या किया जाता है, उस सजीव के सारे लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है और उसके आधार पर नाम दिए जाते हैं। ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है, देखिए पॉली का मतलब ही बहुत होता है और नोमियल का मतलब होता है नामकरण। ठीक है, यानी कि बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं, उसके लक्षणों के आधार पर दिए जाते हैं। अब जैसे कि बात करें इसमें जो होगा, ये सारे नाम क्या होंगे, उसके लक्षणों को शो करके जाएंगे, ये सारे उसके एक एक लक्षण के बारे में बताएंगे। बट क्या हुआ, इससे समस्या बहुत आ गई, इतना बड़ा नाम याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है। और क्या हुआ, इतना बड़ा नाम याद रखना तो बहुत मुश्किल काम होता है और उसे लिखना भी बहुत डिफिकल्ट है। इससे क्या होता है, अपन अध्ययन नहीं कर सकते हैं सुगमता पूर्वक और सरलता पूर्वक। तो टेक्सोनॉमी क्या था कि अध्ययन को सरल बनाए, सुगम बनाए। तो इस प्रकार फिर बाद में इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद अस्तित्व में कौन सी आई, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस प्रकार आज के जो वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा टेक्सोनॉमी के बारे में। टेक्सोनॉमी क्या होती है, टेक्सोनॉमी की आवश्यकता क्यों पड़ी, टेक्सोनॉमी में किस प्रकार की पद्धति है जिनसे अपन नाम दे सकते हैं। कल के जो वीडियो में हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए काफी है इतने वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको यह चैप्टर समझ में आया हो या कुछ भी टॉपिक से अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देना। जाते समय जो सब्सक्राइब है वो जरूर करके जाना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आया है, या अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप क्लियर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। और आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी क्या कर सकते हो, आपके जो भी डाउट्स हो इस टॉपिक के बारे में या बायोलॉजी के बारे में, जो 11वीं कक्षा की जो बायोलॉजी, इससे संबंधित कुछ भी डाउट्स हो आपके तो वो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। बाय बाय। बात करेंगे अगले वीडियो के बारे में, वो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम।